आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने टर्म्स पढ़ी थी, सप्लाई, मार्केट सप्लाई। सप्लाई और मार्केट सप्लाई, ये दोनों टर्म हम यूज करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सप्लाई मीन्स एक फर्म की सप्लाई, और मार्केट सप्लाई एक प्रोडक्ट की, एक कमोडिटी की जो टोटल सप्लाई है उसको हम कहते हैं मार्केट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट मीन्स टोटल। तो किसी भी कंट्री की जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई को हम कहेंगे एग्रीगेट सप्लाई। जो मार्केट सप्लाई है वो तो एक कमोडिटी की टोटल सप्लाई, और एग्रीगेट जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं सभी की सप्लाई को हम कहते हैं टोटल सप्लाई या फिर एग्रीगेट सप्लाई। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल है। एग्रीगेट सप्लाई को हम डिफाइन कर सकते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, planned by producers of an economy during an accounting year. जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड की स्टडी की थी, और एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या थी? डिजायर्ड डिमांड, प्लान्ड, एक्सेंटी। ऐसे ही जो एग्रीगेट सप्लाई है ये भी हमारी एक्चुअल सप्लाई नहीं है। एग्रीगेट सप्लाई मींस एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो जो प्लानिंग करते हैं कि एक साल में हम कितने गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करेंगे, तो एग्रीगेट सप्लाई प्लान्ड सप्लाई है, डिजायर्ड सप्लाई, एक्सेंटी सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई को हम डिफाइन करेंगे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लान्ड बाय प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कि एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो जितनी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करने की प्लानिंग करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। और जो एग्रीगेट सप्लाई है एएस, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है इनकम के। एग्रीगेट सप्लाई और जो इनकम है बोथ आर आइडेंटिकल टर्म्स, क्योंकि जैसे हमने स्टडी किया है एक टू सेक्टर इकोनॉमी में कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज लेता है, और इन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके प्रोडक्शन करता है। ये हम फर्स्ट यूनिट में हम कर चुके हैं इसकी स्टडी कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 फैक्टर्स: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर सर्विसेज का ओनर है,
और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो प्रोडक्शन करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज लेता है और इन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके प्रोडक्शन करता है, मींस वैल्यू एडिशन करता है, वैल्यू एड करता है। और जो भी वो प्रोडक्शन करता है उसको सेल करने से जो भी रेवेन्यू उसके पास आता है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हाउस होल्ड सेक्टर में। इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, wages and salary, profit. तो इट मीन्स प्रोड्यूसर सेक्टर जितना भी प्रोडक्शन करता है, जो भी उसकी एग्रीगेट सप्लाई है वो कन्वर्ट हो जाती है इनकम में। वाई? तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, कि जितनी जो प्रोड्यूसर्स हैं जितने प्रोडक्शन की वो प्लानिंग करते हैं उतना ही वो सप्लाई करने के लिए तैयार है। हम ये केन्स की थ्योरी की स्टडी करेंगे इस यूनिट में। तो केन्स के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इलास्टिक है। एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इक्वल है इनकम के। क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी में प्रोड्यूसर जितना प्रोडक्शन करेगा, जितना वैल्यू एडिशन करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनकम में, और जितनी इनकम जनरेट होगी उतना ही प्रोड्यूसर सेक्टर फिर से प्रोडक्शन करेगा। तो मींस जो भी एग्रीगेट सप्लाई है वो इक्वल है इनकम के। तो यहाँ पे इनकम अगर हम ले या एग्रीगेट सप्लाई हम ले लें कि 0 है तो इनकम भी 0 है। अगर 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100, 100, या हम कहें जितनी इनकम है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई है। आइडेंटिकल है, सेम है कि जितनी इनकम है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल टर्म है। इनकम 20 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 20 है, इनकम 40 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 40 है, इनकम 60 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 60 है, इनकम 80 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 80 है, इनकम 100 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 100 है। अब जो y इक्वल टू AS, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें केन्स ने अज्यूम किया है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जितना प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है उतना ही वो सप्लाई करने के लिए भी तैयार है, यानी कि जितना प्रोडक्शन उतनी ही सप्लाई। ऐसा क्यों? क्योंकि केन्स के अकॉर्डिंग देयर इज एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। और एक्सेस कैपेसिटी मींस कि मार्केट में लेबर अवेलेबल है। एक प्रोड्यूसर जितना उसने प्रोडक्शन किया है उतना ही वो सप्लाई करने के लिए तैयार है। क्यों? बिकॉज देयर इज एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। एक्सेस कैपेसिटी मींस लेबर अवेलेबल है।
कि अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए, अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। मींस अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो प्रोड्यूसर सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि लेबर अवेलेबल है, क्योंकि देयर इज एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। तो हम कहेंगे कि जो एएस है वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक मींस अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट करेगी और इंक्रीज हो जाएगी, और अगर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाए तो एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट करेगी और डिक्रीज हो जाएगी। तो एएस क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। जो एएस है वो अपने आप को एडजस्ट करेगी और एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। लेकिन अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो जो एएस है, एग्रीगेट सप्लाई है, वो परफेक्टली इलास्टिक तो है, मींस चेंज हो सकती है। इलास्टिक मींस चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डिमांड। लेकिन एएस अपने आप को एडजस्ट कर सकती है अप टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एएस परफेक्टली इलास्टिक है, लेकिन ये अपने आप को एडजस्ट कर सकती है अप टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट मींस persons who are able to work and willing to work are getting work। कि जो लोग काम करने के एबल भी हैं, विलिंग भी हैं, उनको काम मिल रहा है, तो सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो एस अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए तो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है और डिक्रीज हो जाए, और अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो भी एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट करेगी और डिमांड के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक। उसके बाद सप्लाई अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगी, उसके बाद सिर्फ इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी। अब किन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है। तो क्या ये जरूरी है कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है? क्योंकि केन्स की जो थ्योरी है उसने वो स्टडी की है डिप्रेशन की सिचुएशन में। यूएसए में 1929-30 में जो ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन अराइज हुई थी, उसको हैंडल करने के लिए उसने अपनी थ्योरी दी थी। और एक डिप्रेशन वाली जो इकोनॉमी है उसमें हमेशा एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल होती है, क्योंकि डिप्रेशन की सिचुएशन में डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। तो एक डिप्रेशन वाली इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल होती है, क्योंकि वहां पे जो लेबर है वो अनएम्प्लॉयड रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट वहां बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसीलिए किन्स के अकॉर्डिंग जो एएस है वो परफेक्टली इलास्टिक है। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो क्या जनरल प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा, इसमें कोई चेंज होगा? नहीं। अकॉर्डिंग टू किन्स अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो क्योंकि एएस परफेक्टली इलास्टिक है, एएस अपने आप को एडजस्ट करेगी और डिमांड के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे जनरल प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद एएस अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकती, तो उस सिचुएशन में फिर जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है,
एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम और वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। तो अगर इस शेड्यूल को हम यहाँ पे अगर डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो ये 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, तो इनकम 0 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 0 है, तो ये 0 ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट। इनकम 20 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 20 है, यानी कि यहाँ से 20 और यहाँ से भी 20। इनकम 40 है, एग्रीगेट सप्लाई भी 40 है, यहाँ से ये 40 तो ये भी 40। यहाँ से इनकम अगर 60 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 60 है, तो यहाँ से 60 और ये भी 60। इनकम अगर 80 है, एग्रीगेट सप्लाई भी 80 है, तो ये 80, यहाँ से भी 80 और ये भी 80। इनकम 100, एग्रीगेट यहाँ से इनकम 100 और यहाँ से एग्रीगेट सप्लाई ये 100, तो ये, तो इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन, ये है एग्रीगेट सप्लाई और ये क्या है, आइडेंटिकल है इनकम के। तो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है, इसको हम रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। ये शो करती है इक्वालिटी बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई का ये जो कर्व है ये हमारा ड्रॉ होगा इफ देयर इज एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल इन द इकोनॉमी, क्योंकि अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है तो ही प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। तो अगर एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है तो ही जो एएस कर्व है वो 45 डिग्री का एंगल हमारा बनेगा, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। अब जो एग्रीगेट सप्लाई है, जैसे हमने किए थे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट, कि एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट है 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में C प्लस I, 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट C प्लस I प्लस G, और ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M या नेट एक्सपोर्ट। ऐसे ही जो इनकम है, इनकम के भी कंपोनेंट है Y इक्वल टू जो इनकम है उसको हम क्या करते हैं, या तो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, और इनकम में से हम जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं उसमें से जो पार्ट हमारा बच जाए वो हमारी क्या है, सेविंग। तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है इन 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी C प्लस I, और जो एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई के जो कंपोनेंट है वो है C प्लस में S, क्योंकि इनकम जो भी है उसमें से हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं और जो पार्ट हम कंज्यूम नहीं करते वो हमारी क्या है, सेविंग्स। तो बेटा एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट है इन 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी वो हमारे हैं C प्लस में I। C मींस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड, I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर। ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई के जो कंपोनेंट है C प्लस में S, मींस जो भी हमारी, क्योंकि जो AS है वो इक्वल है इनकम के, तो इनकम के 2 ही कंपोनेंट है। इनकम में से जो भी हमारी इनकम है उसमें से हम करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इनकम का जो पार्ट हम कंज्यूम नहीं करते वो हमारा क्या है, सेविंग।
अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इन कंपोनेंट की सी फंक्शन, एस फंक्शन, आई इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सी फंक्शन। सी फंक्शन क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। Functional relationship between C and Y. C means consumption, Y means income. Means जो भी consumption है वो डिपेंड करता है इनकम पे। जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है इनकम पे। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होता है। मीन्स जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इट डिपेंड्स अपॉन इनकम। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी हमारा इंक्रीज होता है। C function schedule. Y, C. Y means income. C, consumption expenditure. इनकम है 0, 50, 100, 150। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जब हमारी इनकम 0 है तो भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। जब इनकम इंक्रीज होगी 0 से 50 हो गई तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो 20 से हो गया 60। अब इनकम जब 50 से 100 हो गई तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा और इंक्रीज हो जाएगा 100। इनकम 100 से 150 हो गई तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा 140। तो इस शेड्यूल से हमें पता चलता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई, कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा जो कंजम्पशन है वो भी हमारा इंक्रीज होता है। अब इस शेड्यूल में अगर हम ध्यान से देखें तो व्हेन इनकम इज 0, व्हेन y इक्वल टू 0, तो भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जिसको हम कहेंगे मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। व्हेन y इक्वल टू 0, c इक्वल टू 20, और इसको हम कहेंगे मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। मीन्स अगर हमारी इनकम 0 है तो भी हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जिनको हमें फुलफिल करना होता है फॉर आवर सर्वाइवल। तो इनकम 0 पे भी हम कंजम्पशन करते हैं, कुछ ना कुछ हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। मीन्स ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इट इज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम। इसको हम सी बार से भी डिनोट करते हैं। मीन्स जब इनकम 0 है तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 20, और ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 20 ये हमारा इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसको हम बोलते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन।
अब इसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम कहेंगे पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। अब जहां पे हमारी इनकम और कंजम्पशन हमारा इक्वल है, y इक्वल टू सी, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। द पॉइंट वेयर y इक्वल टू सी, जहां पे हमारी जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है,